हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी खुश स्वस्थ मस्त होंगे। मैं अनुज राठौर, दिशा कोचिंग सेंटर संचालक, आप सभी का यूट्यूब की दुनिया में स्वागत करता हूं। अभी तक मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था। कुछ वीडियोज़ मैंने इसके पहले भी अपलोड किए हैं, लेकिन आज से रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसा मेरा मतलब प्रयास रहेगा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैसा शेड्यूल रहेगा, कैसे क्या करना है, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सभी देखते हैं। जैसे अभी तक ऑफलाइन क्लास ही चलती है, सुबह हाई स्कूल पढ़ाया जाता है और शाम को इंटर की क्लास चलती है। इसके बाद अपना भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद घर के थोड़े बहुत काम। इसके बावजूद भी थोड़ा समय निकाल करके यूट्यूब पर मैंने सोचा है कि एक बार पूरा कोर्स करा दिया जाए। समय बहुत कम है, 2 महीने का समय बचा हुआ है केवल। 18 दिसंबर से 18 फरवरी तक लगभग में 2 महीने का समय होगा इसमें। तो 18 दिसंबर से लेकर के 18 फरवरी तक 13 दिन इधर हैं। 18 को अगर इंक्लूड कर ले हम तो 31 दिन का दिसंबर है, तो 13 दिन इधर हैं। 31 दिन पूरे जनवरी में मिल जाएंगे और प्लस 15 दिन आप मान लीजिए मिल जाएंगे आपको फरवरी में। 3 दिन पहले तो आपको सब कुछ पढ़ना बंद ही करना पड़ेगा, सिर्फ वही पढ़ेंगे जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो ये ओवरऑल 15 और 13 मान लीजिए 28 एक दिन जोड़ देते हैं तो लगभग में 59 डेज़ हैं अपने पास। तो 15 की जगह 16 कर लिया जाए अगर, तो ये और ये इसमें से एक जोड़ घटा के टोटल अपने पास 60 दिन का समय है। तो इस 60 दिन में हम प्रयास करेंगे कि पूरी फिज़िक्स जो है आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की जाए वीडियोज़ के माध्यम से, और पूरी केमिस्ट्री। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि 2 महीने में कैसे संभव है भाई पूरी फिज़िक्स पढ़ा पाना। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें जिन पर डिस्कस करेंगे हम लोग और उन्हें पढ़ाएंगे, मतलब सीखेंगे इधर। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो एग्ज़ाम में हर बार आते ही हैं, और केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, जीरो तैयारी है, आप कहीं बिजी थे या भटक रहे थे इधर उधर, तो आप लग जाइए। आज से डेली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वीडियो मिला करेगा, और वो 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो देख करके आप बेहतर प्रदर्शन, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपको स्टडी मटेरियल मिला करेगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप है अपना, ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ऑफलाइन बच्चों का है। जो मटेरियल उसमें बच्चों को मिलेगा वो आपको भी मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते भी हैं तो भी यहाँ से आप रिविज़न कर सकते हैं। एक फॉर्मेट हम आपके सामने बना दे रहे हैं, उसी हिसाब से फिर डेली क्लासेस चला करेंगे, ठीक है। जैसे आज 18 तारीख है, एक फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से वीडियो मिलेगा आपको। आज जो केमिस्ट्री से वीडियो रहेगा उसमें सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिक रहेगा, और यदि आज की क्लास में केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में भी हम बेसिक ही पढ़ाएंगे। बेसिक बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस एक वीडियो से या 2 वीडियो में सब पूरा बेसिक पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि वो सब रहता कक्षा 11 और 10 का ही है। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है भूल गए हैं तो हम इसका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 भाग हैं मुख्य रूप से। पहले जो दिया गया है वो है अकार्बनिक रसायन, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। हालांकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों अलग अलग होती हैं। तो ये फर्स्ट केमिस्ट्री हो गई। दूसरी होती है सेकंड केमिस्ट्री, जिसमें होती है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से। उसके बाद में एक एक करके कुछ 3-4 पार्ट इसमें जब हो जाएंगे तो उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे इसमें से फिजिकल वाला, ठीक। जिम्मेदारी इतनी है, मतलब एक तरीके से आप भरोसा कर सकते हो कि फरवरी में 15 फरवरी के पहले ही पूरा कोर्स पढ़ा के हम ख़त्म कर देंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है या बिल्कुल जीरो तैयारी है तो आज से आप लग जाइए, और डेली एक वीडियो फिजिक्स से एक केमिस्ट्री से मिलेगा।
30 मिनट का लगभग वीडियो रहेगा, ठीक है। इससे कम में पूरा भी नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं। पूरे साल भर का कोर्स 2 महीने में करवाने में थोड़ी तो दिक्कत होगी। अब कहोगे एक एक चीज़ कवर करा सकते हैं इसमें, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं आपसे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ज़रूर हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, आपको उनको लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें हम होमवर्क के तौर पे आपको दे दिया करेंगे, आप उनको पढ़ लिया कीजिए अपने मन से, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फार्मूले होते हैं। तो बच्चों थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस ज़्यादा आएगी, यहाँ पीछे मेन रोड है, तो बच्चे क्षेत्र के हैं वो जानते हैं। पीछे से आवाज़ आती है, वाहन निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, तो ये कुछ देर बाद ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी जब नॉइज़ कैंसलेशन होगा। अभी 4-5 मिनट 6 मिनट तक की आवाज़ आती रहेगी थोड़ी बहुत। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं सबसे पहले कार्बनिक रसायन, नाम है इसका कार्बनिक रसायन है क्या, कार्बनिक रसायन होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वो ऐसी रसायन है, ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन या कार्बन से बने यौगिक जो उसके कंपाउंड होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा बस जानकारी के लिए ज़रूरी है, बाकी एग्जाम में नहीं आती है। कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो सबसे पहले इसमें होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन जैसा इसका नाम है हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने यौगिक जो होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन है आपका, एथिलीन है, एसिटिलीन है, C2H2, एथिलीन है, C2H4, एल्कोहल है, C2H5OH। आप कहेंगे इसमें तो O आ गया है, फिर ये हाइड्रोकार्बन कैसे? तो ये व्युत्पन्न होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। इसमें एक ग्रुप होता है, ग्रुप में अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा। समूह जैसे C2H5 एक अल्किल ग्रुप है, इसमें अगर OH जोड़ दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। आप कोई हैलोजन जोड़ देंगे तो अल्किल हैलाइड बन जाएगा। अगर आप एमीन ग्रुप जोड़ दोगे तो वो एमीन बन जाएगा। इस तरीके से उसमें जैसा ग्रुप जोड़ेंगे हम उस प्रकार से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। फिलहाल ये हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में ही आता है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हमने बताया आपको अभी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के जो मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका जो बेसिक है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे आपको जिससे आपको ये सूत्र समझ में आने लगें और रिएक्शन बनने लगें आपसे, बस इतने ही चर्चा होगी। आपको भी पता है समय बहुत कम है और पढ़ना सब कुछ है। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ जाइए, इसके आगे लिखा हुआ है। 2 हो गए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्या होती है? कैसे हम पता करेंगे कोई हाइड्रोकार्बन वो संतृप्त है कि असंतृप्त है? तो इसके लिए हमें कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एकल बंध होता है, सिर्फ एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन के मध्य सिर्फ एकल बंध होगा, वो कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, जिसे हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। यदि किसी सूत्र में, किसी फार्मूले में, किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन माना जाएगा। ऐसे ही यदि कार्बन कार्बन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें
एक तरीका और होता है इसको बांटने का, जैसे क्या है कि इसमें इसी आधार पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भी होते हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन और इसमें आते हैं एल्कीन और अल्काइन। इसमें से डबल बॉन्ड एल्कीन में लगता है और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में लगता है। अच्छा, क्या होते हैं एल्केन, कैसे पता करेंगे हम कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या वो एल्केन श्रेणी का है? तो इनका एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन जो होते हैं इनका एक सामान्य सूत्र है CnH2n+2। मतलब कार्बन की संख्या यदि n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होगी। नहीं समझे? मतलब 2 गुने से 2 ज़्यादा। किसी भी सूत्र में यदि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 ज़्यादा है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। जैसे एग्जाम्पल बताएं हम, तो मेथेन है आपका। मेथेन, अब नाम कैसे लिखेंगे वो भी हम बता देंगे आपको, नाम कैसे लिखा जाता है। मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन 8 होगा इसमें, ब्यूटेन। अच्छा, जिनको जानकारी होगी इन सब चीज़ों की उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके पहला स्टेप है, पहली क्लास है तो इसमें बेसिक पढ़ाया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे करके हम और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, इसमें कठिन से कठिन टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सॉरी। तो मेथेन, ये सब एग्जाम्पल लिखी हुई है, लेकिन अब मैं तो जान गया कि ये सब एल्केन के हैं, लेकिन आप कैसे पता करेंगे इसका बहुत आसान तरीका है। कार्बन जिसमें 1 है तो हाइड्रोजन 1 का 2 गुने से 2 ज़्यादा, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 जोड़ोगे उसमें 4 हो गया। हाइड्रोजन इसमें सॉरी में एथेन में 2 कार्बन है, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 2 गुना करोगे 4 और उसमें 2 जोड़ दोगे 6, 2 दूनी 4 2 6, 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8 2 10, 2 गुने से 2 ज़्यादा, 2 गुने से 2 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका एल्केन। खत्म। इसके बाद में असंतृप्त में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बोले तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी होती है। कार्बन यदि 2 हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी। जैसे एथिलीन आपका C2H4, प्रोपीन हो गया आपका C3H6। एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 कम होती है। इसमें यदि कार्बन 2 हैं, अच्छा कार्बन 2 ही क्यों ले रहे हैं, 1 क्यों नहीं लेते हैं? इसमें 1 कार्बन से कोई कंपाउंड नहीं बनता है, क्योंकि इसमें लगता है डबल बॉन्ड, और सिंगल कार्बन होने से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में नहीं लग सकता, इसीलिए सिंगल कार्बन नहीं होता है। सीधे शुरुआत हम 2 कार्बन से करते हैं और इसमें भी 2 कार्बन से होती है। तो एल्काइन में क्या होता है, कैसे पता करेंगे कोई एल्काइन श्रेणी में है? तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 कम होती है, 2 गुने से 2 कम। कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 गुना करोगे 4, 4 से 2 कम 2। हाइड्रोजन, कार्बन अगर 3 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 का 2 गुना 6, 6 से 2 कम कर दोगे कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हो गए। अब हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, इनका नाम कैसे लिखते हैं। तो बस एक बेसिक हो गया एल्कीन और एल्काइन का। सबसे पहले मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने जो यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है और वो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब वो तृप्त होते हैं। यदि हमें कुछ अपने पास से जोड़ना होगा तो हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। जैसे मेथेन है आपका, मेथेन है, एथेन है, तो यदि हम इसमें से कोई ग्रुप जोड़ना चाहें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हाइड्रोजन हो सकता है, या अल्कोहल समूह, एमीन समूह, कोई समूह जोड़ना चाहेंगे हम तो हमें 1 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। बिना हाइड्रोजन कम किए इसमें कुछ हम जोड़ नहीं सकते, इसीलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इधर क्या होता है कि हम बिना हाइड्रोजन कम किए भी जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड लगा होता है, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करके उसमें हम जो चाहें वो जोड़ सकते हैं उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एल्काइन में भी सेम चीज़ होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल को हम डबल में कन्वर्ट करके भी कुछ जोड़ सकते हैं।
नामकरण कैसे होता है, आईयूपीएसी नेम में भी इनकी जो है कुछ इम्पोर्टेंस होती है। तो देखते हैं, बीच का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप लोग। सॉरी। अच्छा, तो देखते हैं इसमें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी आप लोगों ने इसके बारे में बेसिक तो देख लिया है, सामान्य सूत्र क्या होते हैं और नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने से पहले आपको इतनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन संख्या 1 को होगी तो उसे क्या कहते हैं हम, मेथ कहते हैं। कार्बन संख्या 2 होगी तो उसे एथ पढ़ा जाता है। ये कक्षा 10 में आप लोगों ने सीखा होगा, और जो पढ़ा रहे हैं इस टाइम ये कक्षा 10 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो भी उनके में भी चैप्टर 1 है, चौथा पार्ट है साइंस में कार्बनिक रसायन के नाम से, तो आप भी देख सकते हैं ये वीडियो। C2 C3 को हम लोग कहते हैं प्रोप, C4 को कहते हैं हम लोग ब्यूट, C5 को पेंट कहते हैं, C6 को हेक्स कहते हैं। ये चीज़ें हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं आता है तो सूत्र ही नहीं लिख पाएंगे आप, रिएक्शन करना तो बहुत दूर की बात। चलिए शुरू करते हैं। देखें, एल्केन में मैंने बताया था अभी सामान्य सूत्र जो होता है इनका, CnH2n+2। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है, याद रखना 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है। इसमें इसका नामकरण कैसे करते हैं, नाम के लास्ट में हम एन लगाएंगे। नाम जैसे इसका है एल्केन तो लास्ट में लगेगा एन। मान लो हमने कहा C4H10 तो कार्बन है 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट से लास्ट में क्या लगेगा इसमें एन। पहली बात तो हमें जानकारी होनी जरूरी है कि ये है किस में। अभी तो मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ये इसी में आया है तो आप पता कर लेंगे, लेकिन जब मिक्स करके दिया जाएगा या वहाँ पे कोई रैंडम सूत्र मिलेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस में है या किस श्रेणी का है। तो C4H10 है तो कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन है 10, तो सिर्फ देखना पड़ेगा क्या 2 गुने हैं, नहीं 2 गुने से 2 ज़्यादा है, हाँ तो 2 गुने से 2 ज़्यादा है। 2 गुने से 2 ज़्यादा होता है तो एल्केन में आता है। चूँकि कार्बन 4 हैं तो हम ब्यूट लिखेंगे इसमें, और प्लस अब पता हो गया है एल्केन में है, एल्केन में है तो हम एन लगा देंगे लास्ट में, तो हो गया ये ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं। आप कठिन से कठिन कोई सूत्र पिक कर लीजिए और उसका नाम लिखने का प्रयास कीजिए, कर लेंगे आप। बराबर लगा हुआ है ये। इसके बाद में मैंने लिख दिया C5H12। C5 कितना है, पेंट, और इसमें लगेगा एन तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। इसी प्रकार से लिखते हैं। संरचना सूत्र की बात करें अगर हम, तो संरचना सूत्र बहुत आसान होता है। कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4 कार्बन है। 4 कार्बन में एल्केन का है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो उसके आसपास बॉन्ड भी 4 रहेंगे। बताते चले आपको, कार्बन जो होता है ये चतुष्फलकीय संरचना का एक एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसके आसपास सिर्फ 4 बॉन्ड लगेंगे, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। तो अब जितने भी बॉन्ड लगे हुए हैं सब जगह पर हम हाइड्रोजन फिल कर देंगे इसमें। ये हो गया 1 2 3 4 4 8 10 8 9 10। ये इस ब्यूटेन का बना हुआ है, इस ऊपर वाले का। इसको पेंटेन को हम मिटा दे रहे हैं बीच से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसी का तो नहीं बना है ये। ठीक है, ये हो गया इसका संरचना सूत्र। क्लियर है।
मान लो पेंटेन का बनाने के लिए कह दिया गया, बहुत आसान होता है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। अगर हमें पेंटेन का बनाना पड़े तो कैसे बनेगा? पेंटेन C5H12, 5 कार्बन बनाएंगे सबसे पहले, 4 हो गए, 5, सबके बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि हमें पता है ये एल्केन श्रेणी में आता है। सॉरी, तबीयत कुछ गड़बड़ है तो खांसी आती है बार बार। ये हो गया हाइड्रोजन, 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 सब जगह हाइड्रोजन फिल कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए, 5 कार्बन हो गए। इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र बनेगा। बहुत आसान है, अभी धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे, और जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो आगे लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं एल्कीन पर। तो समझ में आ गया एल्कीन क्या होता है। सामान्य सूत्र, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक होती है। और इन जब हमें पता हो जाएगा कि कोई सूत्र एल्केन श्रेणी में है तो उसके हम नाम लिखते समय लास्ट में एन लगाएंगे। और कार्बन संख्या अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, उस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एल्कीन पर। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी होती है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी होती है, ठीक है। तो और इसमें हम लास्ट में इन लगाते हैं। और दूसरी बात, इसमें सब बताया मैंने, बार बार बताया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। सिर्फ एक डबल बॉन्ड लगाएंगे कहीं भी एल्कीन में। तो जैसे कार्बन 2 ले लिया तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी होती है। इसके नाम की बात करें अगर हम, तो 2 को कहते हैं एथ, कार्बन 2 को बोलते हैं एथ, और लास्ट में लगता है इन, ठीक है। तो हो जाएगा इसका नाम एथीन, इसका नाम हो जाएगा एथीन। संरचना सूत्र की बात करें अगर हम, तो कार्बन 2 हैं और एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। सबके आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इसमें 2 तो बीच में लग चुके हैं, और ये 2 बॉन्ड इसके लिए भी होंगे और इसके लिए भी होंगे। एक बॉन्ड किनारे लगा दिया मैंने, तो 1 2 3 बॉन्ड इसका हो गया, और एक 4, चाहे ये बॉन्ड नीचे लगा दो चाहे ऊपर, तो ये हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से हो गया आपका ये एथिलीन। 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। कभी कभी ऐसे बना हुआ मिलता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस तरीके से बना होता है। तो ये एथिलीन ही है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एथिलीन है। सामान्य नाम इसका एथिलीन होता है, और हम लोग इसे नॉर्मली एथीन कहते हैं। सॉरी, इसका IUPAC नेम होता है, हम नॉर्मली कहने से कुछ नहीं होगा, इसमें ये IUPAC नेम इसका होता है, IUPAC नेम एथीन। चलिए देखते हैं एक और सूत्र देख लीजिए इसका। 3 कार्बन अगर ले लिया मैंने तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। 3 अगर कार्बन हैं तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। और फिर अगर हमें इसका सामान्य सूत्र या इसका IUPAC नेम पूछा जाए, कार्बन 3 है, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, लास्ट में लगेगा इन तो हो जाएगा प्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपीन। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर, 3 कार्बन रहेंगे, डबल बॉन्ड लग जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पूरा हो गया, सब पूरा कंप्लीट है। सब जगह हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, बन जाएगा। आसान है, बना लीजिए अपने मन से। इसके बाद में एल्काइन देखते हैं हम लोग। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2। हाइड्रोजन की संख्या से कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या जो होती है कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम। कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम होंगे, मतलब 2 गुना करो पहले, फिर 2 माइनस कर दो, 2 दूनी 4 माइनस 2 मतलब 2। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 माइनस 2 4। अच्छा, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र ये होता है, IUPAC में क्या लगाते हैं? आइन। बॉन्ड कितने लगते हैं? 3। त्रिबंध लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
दो कार्बन को एथ कहते हैं, लास्ट में लगता है एथाइन, तो एथ प्लस आइन बराबर एथाइन। एथ प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? एथाइन। प्रोप है तो प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा इसका नाम। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका ही देख लो, प्रोपाइन का कार्बन 3 है, 3 कार्बन बनाएंगे हम, क्योंकि ये एल्काइंस रेडी का है तो कहीं पर हमें एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा। ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया, और चूंकि इसमें 3 पहले से बॉन्ड लग चुके हैं तो सिर्फ एक लगाएंगे, इधर एक लग जाएगा, 3 1 4 हो गए। इसमें अब आसपास कोई बॉन्ड नहीं लगेगा, इसमें अभी केवल एक ही था तो 4 लगा दिए, हो गया ख़त्म। तो इस तरीके से ये बन गया आपका प्रोपाइन। 1 और 3 3 1 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन, खत्म, प्रोपाइन हो गया। तो ये थी बेसिक चीज़ें कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब हाई स्कूल की चीज़ें थी, आपको पहले से मालूम होना चाहिए था, अगर मालूम है तो स्किप कर दीजिए, इसके आगे बढ़ जाइए। आप शुरू करते हैं इसमें हम। लेकिन इन सब चीज़ों के बिना आप जो है कार्बनिक रसायन सीख नहीं सकते हैं, ये इतना याद रखना। और कॉन्फिडेंस जो है मत होना कि ये सब चीज़ें हम हाई स्कूल में पढ़ चुके थे, इंटर में क्यों पढ़े हैं। नहीं आता है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, आधे घंटे का ही समय लगेगा, लेकिन पूरी सब क्लासेस जो 60 घंटे की होंगी सब समझ में आएंगी आपको, परेशान मत होना। दे दीजिए आधे घंटे, कोई बहुत समय नहीं होता है। जितनी देर आप रील्स देखते हैं उतनी देर में तो आप सीख जाएंगे, उतनी देर में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके आगे अभी सूत्र कैसे बनते हैं। चलिए देखते हैं सूत्र कैसे बनाएंगे हम लोग। चलो, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना समझते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। अभी मैंने एल्केन्स रेडी का मेथेन लिखा था एक, और एक सूत्र था एथेन। तो अब मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4 और ये हो जाएगा C2H6। चूँकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बिना कुछ हटाए हम जोड़ नहीं सकते, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ता है। इसमें से भी एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो 6 हाइड्रोजन से बचेंगे 5, इसमें 4 हाइड्रोजन से बचेगा 3। तो ये हो गया CH3, ये बन गया C2H5। तो इसे हम कहेंगे मेथिल, इसका नाम होता है मेथिल, क्योंकि ये मेथेन से बना है और ये बना है एथेन से, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल। कहीं भी ये दोनों आएंगे तो इसे हम मेथिल पढ़ेंगे, इसको हम एथिल पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप जो हैं, जैसे अल्कोहल ग्रुप है OH, ये अल्कोहल ग्रुप है, और इसमें लास्ट में ऑल लगाते हैं। इनकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये नहीं आता है तो सब बेकार है। फिर जब सूत्र सामने आएगा तो उसके सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि इसका ये ग्रुप कौन सा इसमें लगा हुआ है। जैसे एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ईथर का O होता है। कभी कभी नॉर्मल नाम देते हैं, कभी कभी IUPAC नाम देते हैं, तो IUPAC नेम देते हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा, नॉर्मल नाम हो या IUPAC नेम हो, या हम जब रिएक्शन कर देंगे तो हमें तो नाम लिखना पड़ेगा उसका कि नाम क्या है एक्चुअल में इसका, ठीक है। तो इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी, ये हम अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने आप से देख लीजिए, याद करना होता है। चलिए, तो ये 2 चीज़ हैं, मेथिल और एथिल, इनको ध्यान रखना। इन्हीं से मिलके बनते हैं सूत्र। मैंने भी लिखा था OH अल्कोहल का होता है, ठीक है। इसमें हैलोजन आएंगे 3, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मुख्य रूप से आपके सिलेबस में ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ज़्यादा ले लेते हैं हैलोजन की जगह पर। और R मैंने 2 बताए हैं, एक होता है CH3 और दूसरा है C2H5। इन्हें हम R कहते हैं, एल्किल ग्रुप। बंध श्रृंखला की बात करें अगर हम, तो उसे हम AR कहते हैं। AR एक होता है, एक क्या इसमें एक ही होता है, ये C6H5 जो कि बेंजीन से बना होता है। बेंजीन सुना होगा नाम, बेंजीन, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। ये बेंजीन होता है आपका, क्यों बीच में गोला बना होता है,
ऐसे ही क्यों बनाया गया इसे, और भी तरीका होता है क्या बनाने का, तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसे फेनल कहते हैं हम लोग, और ये एल्किल ग्रुप होते हैं, ये एरिल ग्रुप होता है, इसे कहते हैं एरिल ग्रुप, ये होता है एल्किल ग्रुप। जैसे ये है मेथिल, ये है एथिल, ये है फेनिल, में हाइड्रोजन दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन 3 होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये R होते हैं, R 2 हैं अपने में। तो यदि इसमें से कोई एक और इसमें से ले लेंगे तो बन जाएगा RX, जिसे हम कहते हैं एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड, और पहला चैप्टर आपके में यही है, एल्किल हाइलाइड। सॉरी, जैसे मैंने इधर CH3 ले लिया, इसमें से CH3 और इधर Cl, तो बन गया मेथिल क्लोराइड। इसको मेथिल कहते हैं, इसको क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ेंगे तो बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से मैंने C2H5 लिया, ऊपर ब्रोमीन ले ली मैंने, तो हो गया एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना है, एथिल ब्रोमाइड। आपके सिलेबस में एथिल ब्रोमाइड है, और पूरा डिटेल में इसके बनाने की विधि, इसकी प्रयोगशाला विधि, जो भी हैं रासायनिक गुण, इन सब के बारे में चर्चा करनी होगी। अब सूत्र कैसे बनते हैं आपने देख ही लिया है, जैसे आप ये एल्कोहल लिख दिया तो एल्कोहल भी देख लीजिए। मैंने मेथिल ले लिया और आप OH, तो ये मेथिल होता है, ये एल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भी तुम्हारे में हैं, एथिल है, OH एथिल अल्कोहल, ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, कर लेंगे आप अपने मन से भी। जैसे इसमें आप जो देखना है वो तो भी इसमें ये हो गया, ये हो गया। अब कुछ खास बचा नहीं है बताने के लिए बेसिक। जब रिएक्शन करेंगे आप तो उसमें थोड़ा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेथिल क्लोराइड है, तो मेथिल में जो CH3 आपका है ये धनायन होता है इसका, और क्लोरीन का ऋणायन होता है। तो जब रिएक्शन हो रही होगी इनमें, मान लो कोई बेस आ गया है क्रिया करने के लिए, इसमें क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कौन प्लस में है कौन माइनस में है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का। रिएक्शन में मोस्टली यही होता है कि जो रिएक्शन कर रहा होता है साथ में, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, तो इसमें दोनों रिएक्टेंट का प्लस वाला इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ में जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्रिया करेगा। तो ये अगर इस प्लस ने इसके माइनस के साथ क्रिया कर ली तो ये बच जाएगा अकेले CH3, और ये वाला OH इसमें जुड़ जाएगा। और जब इसका नेगेटिव इसके साथ चला गया है तो भैया इसका नेगेटिव ये तो ले ही लेगा, CH3OH हो गया, अब बन जाएगा इसमें NaCl। इस प्रकार से तो ये रिएक्शन एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। कोई भी रिएक्शन होती है तो 90% रिएक्शन में यही होता है कि धनायन ऋणायन ही आपस में एक्सचेंज होते हैं, उसका धनायन उसके ऋणायन के साथ में और उसका फिर ऋणायन इसके धनायन के साथ में क्रिया कर लेगा और रिएक्शन बन जाती है। इसके अतिरिक्त आपको पूरे किताब में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अब कल से हम लोग शुरू करेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड, RX ARX जो भी है। धन्यवाद।